गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे रघु और मोहन का झगड़ा हुआ। ठीक है। फाइनली जो मोहन है वो गया एसएचओ के पास, और वहाँ पे फाइनली जो नेबर्स है उसकी वजह से उसका जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो गया। फिर उसने बोला कि अब मैं कांस्टेबल को भेजता हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब जो ये लैंड का इनको जो फाइट हुआ है ना, जो लैंड पे इनका झगड़ा हुआ है, जो quarrel हुआ है, उस पे कौन अब इनको हेल्प करेगा कि ये सही कहाँ पे हुआ है, गलत कहाँ पे। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे होगा। तो उसके लिए अब क्या इंपॉर्टेंट है, जो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है ना वो किसके पास होता होगा। बिकॉज यहाँ पे जो मसला आ गया वो किसका आ गया, वो आएगा लैंड रिकॉर्ड्स का। कि क्या सच में जो जो मोहन है, क्या उसने सच में हैज़ ही डन दिस, जो मोहन है ना, जो रघु है, क्या उसने सच में जो मोहन का जो बंद है, मैंने उसका अपना जो बंद है उसको बढ़ाकर मोहन का कुछ जो ज़मीन है उसमें कुछ क्या किया है, उसमें एडअप अपने इसमें एडअप करने की कोशिश करी है, क्या ऐसा उसने किया है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें पता चलेगा लैंड रिकॉर्ड से। अब जो गांव का जो लैंड रिकॉर्ड होता है ना वो किसके पास होता है, वो एक जो जो ये लैंड रिकॉर्ड सारा होता है ना, ये कौन करता है, ये करता है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जो ये लैंड रिकॉर्डिंग होती है ना, जो हमारा पूरे गांव के लैंड रिकॉर्ड्स रहते हैं वो रहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास। क्या किसके पास रहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास। एंड जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, उसमें क्या इस बेस पे हम लोग जो पूरा जो लैंड का रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट रखा है। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अलग अलग ऑफिसर्स रखे गए हैं जो अलग अलग लेवल पे काम करें, कोई विलेज लेवल पे, उससे ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग काम करेंगे। तो हमने क्या किया है, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है ना उसको डिवाइड किया सब डिविजन्स में। ठीक है। और फिर उस उन सब डिविजन्स के और भी डिवीजन किया है इनटू द तहसील और द तालुका। जो तहसील होता है ना उसका होता है रेवेन्यू ऑफिस, जिसको हम बोलते हैं तहसीलदार। तहसील में कौन बैठता है, तहसीलदार बैठता है, जो लोगों के डिस्प्यूट्स लैंड के देखता है। ठीक है। और इन सब के ऊपर कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी। डीसी को एक और इससे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी उसको बोलते हैं। ये इन सब के हेड में आता है, एक डिस्ट्रिक्ट के हेड आता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके। तो अब आप देखिए, अब इनका जो गांव के लेवल पे जो यहाँ पे हमारा जो बंदा बैठा है गांव पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पटवारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटवारी। पटवारी आपने नाम सुना ही होगा। जो ये पटवारी है ना ये क्या करता है, पटवारी एक तो हमारा मेजर लैंड, ठीक है, एक तो हमारा ये ज़मीन जो है ना उसका क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा कितना ज़मीन है। जिस तरह हम लोग करते हैं ना, कपड़ा कपड़ा सीते हैं तो मेजरमेंट करते हैं कपड़े का, या इतना यहाँ पे इतना सेंटीमीटर या इतना इंच जो भी है, वैसे ही लैंड का भी हम लोग मेजरमेंट करवाते हैं। तो वो कौन करता है, वो हमारा पटवारी करता है। और उसके बाद वो उस लैंड को रिकॉर्ड भी रखता है, एक तो मेजर भी करता है और लैंड रिकॉर्ड कर रखता है। क्या करता है पटवारी, एक तो जो पटवारी है ना, एक तो ये लैंड रिकॉर्ड रखता है, एंड दूसरा क्या काम करता है, दूसरा ही मेजर करता है, लैंड को मेजर भी करता है एंड इसका रिकॉर्ड भी रखता है पटवारी। ओके। तो पटवारी है ना, इसको अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग जगहों पे अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कुछ जगहों पे इसको लेखपाल बोलते हैं, कुछ जगहों पे इसको कानून गो बोलते हैं, और कहीं पे इसको कर्मचारी, कहीं पे विलेज ऑफिसर बोलते हैं पटवारी को। ओके। तो अब हम यहाँ पे जो यहाँ पे जो है ना इस गांव में जो बोलते हैं ना, इस ऑफिस इसको बोलते हैं पटवारी। जो पटवारी है ना, एक तो और ये अपडेट भी करता है। फॉर एग्जांपल, ये किसी ने लैंड बेचा हो, किसी ने खरीदा हो, किसी ने कुछ किया हो, तो और कहीं पे जो भी उसमें लाइक लैंड में जो भी हम उगाते हैं, जो भी फसल बनाते हैं, तो वो जो सारा जो क्रॉपिंग होती है ना उसका भी जो रिकॉर्ड है वो कौन रखता है, पटवारी रखता है। और लैंड रिकॉर्ड्स को ये अपडेट भी करता है। तो अब आप देखिए, अब इसने इस पटवारी ने हमें एक मैप बना के देखा दिया है। इस मैप पे हमें पता चलेगा कि क्या इसने काम किया है। तो क्या है ना कि जो मैप है ना वो उसमें लिखा है रजिस्टर द नेक्स्ट पेज आर स्मॉल रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द पटवारी। कैसे पटवारी रिकॉर्ड रखते हैं लैंड का। तो पटवारी है ना वो क्या करता है, उसको बहुत सारे तरीकों से वो एग्रीकल्चरल फील्ड को क्या करता है, मेजर करता है। कुछ जगहों पे वो लॉन्ग चेन यूज़ करता है। और यहाँ पे उसने क्या किया, मोहन का भी जो लैंड है ना उसको भी उसने मेजर किया है, मापा है, और दोनों को फिर कंपेयर किया। उसके बाद जो ओरिजिनल रिकॉर्ड था ना फिर दोनों को साथ मिला है। अगर ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ वो लैंड नहीं मिल रहा है तो रघु ने सच में गलती करी है, तो रघु ने मोहन के लैंड को हथियाने की कोशिश करी है। तो
वही अब यहाँ पे क्लियर होगा, पटवारी के उस रिकॉर्ड से पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ है। तो उससे पहले पहले हम पढ़ेंगे कि इस मैप में जो ये पटवारी ने बनाया है ना, इसको बोलते हैं खसरा। खसरा रिकॉर्ड लिखा है ना, खसरा 5, तो खसरा रिकॉर्ड होता है। तो खसरा किसको बोलते हैं, एक प्लॉट ऑफ द लैंड को। जो खसरा है ना, ये आपको बताता है कि ये कौन सा प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है। जो ये लैंड है ना, किस एरिया का है, किस जगह पे है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमें इस एरिया के मैप को देखना है। तो हमें आइडेंटिफाई करवाता है उस प्लॉट ऑफ लैंड को जिसके बारे में डिस्प्यूट अभी हो रहा है, तो उसे बोलते हैं खसरा। तब आप देखिए, जो पटवारी है ना, उसने ये मैप बनाया है। आप इसको मैप देख सकते हैं, ठीक है। ये पटवारी ने बनाया है। तो विलेज कौन सा है, विलेज है अमारपुरा, ठीक है। पटवारी रिकॉर्ड 16, ओके, ये आप देखिए। ओके, अब देखिए आप इसमें जो ये है ना, इसने इसमें क्या है, देखिए ऐसे ऐसे कुछ है ना, ये देखिए, ये इसने क्या डाले, सिंबल्स डाले हुए हैं। क्या डाले हैं, सिंबल्स है ये। और यह पे इसका डायरेक्शन दिखाई, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। ये है नॉर्थ, दिस वन इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट, दिस इज द साउथ, ओके। तो ये इसका मैप का इसने ये दिखाया है, नॉर्थ की साइड, ये है नॉर्थ, नॉर्दर्न दिस वे। अब इसने जो ये सिंबल्स भी है ना, छोटे छोटे, आप देखिए सिंबल्स ही बनाए हैं। इस सिंबल्स का यहाँ पे मतलब दिया गया है। देखिए जो ये है ना, ये वाला देखिए, ये वाला ये होता है बाउंड्री, जैसे ये बाउंड्रीज है, ये क्या है, ये सारी बाउंड्रीज है। ये जो है ना गोल गोल, ये वेल है, तो ये एक वेल हो गया, ये दूसरा वेल हो गया, ठीक है, 2 वेल्स है। उसके बाद क्या दिया गया है, ग्रास लैंड। देखिए ऐसे ऐसे, जो ये ग्रास लैंड है दिस वे, ये आपका क्या है, ग्रास लैंड है। फिर आपका कच्चा रोड, जो ये है ना, ये जो सिंगल लाइन, 2 लाइन के बीच में एक लाइन है, 2 लाइन में एक लाइन, ये हो गया सिंगल लाइन। तो ये आपका क्या है, कच्चा रोड है, ये आपका कच्चा रोड है, दिस वन इज कच्चा रोड। फिर पक्का रोड में 2 लाइन, देखिए 2 लाइन है ना बीच में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पक्का रोड है। फिर ये ट्री बनाया गया है, दिस इज वो ट्री, यहाँ पे ट्रीज हैं, ओके। तो इस तरह से हमें मैप को पढ़ना होता है, समझना होता है, ठीक है। सिंबल्स के थ्रू हमें उसको समझना होता है। अब आप देखिए यहाँ पे अब क्या दिया है, यहाँ पे पहले सीरियल नंबर है, फिर एरिया इन द हेक्टेयर। मोहन के पास कितना हेक्टेयर लैंड है, 0.75। रघुराम के पास कितना है, 3 हेक्टेयर लैंड है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के ग्रास लैंड कितना है, 6 हेक्टेयर है, ठीक है। तो थर्ड में क्या दिया है, ओनर। ओनर का नाम या तो बाप और हस्बैंड का नाम, जैसे मोहन है, सन ऑफ राजाराम, विलेज अमारपुरा ओनर। फिर है रघुराम, सन ऑफ रतन लाल, विलेज अमरापुरा ओनर। फिर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनका इतना लैंड है, यहाँ पे ओनर्स के नाम दिए गए हैं। फिर है उसके बाद क्या ये रेंट पे ये लैंड दिया गया है, तो बोला है नहीं, नहीं दिया है रेंट पे, नहीं दिया है रेंट। फिर है एरिया कल्टिवेट, इस जो इतना जो लैंड है ना, उसमें कितना कल्टिवेशन हुआ है, कौन सा क्रॉप, मतलब कौन सा, मतलब किस चीज़ की खेती बाड़ी होती है। तो सोयाबीन की होती है मोहन के इस लैंड पे। रघुराम के लैंड पे होती है सोयाबीन, वीट, इरिगेटेड, ठीक है। और एरिया कितना है, 0.75 है, यहाँ पे 275 हेक्टेयर है। फिर उसके बाद एक सेकंड क्रॉप, हाँ दूसरे क्रॉप, दूसरा कितना, दूसरा और कोई क्रॉप है, तो बोलते हैं इसमें लिखा है रघु और भी एक क्रॉप 1.75 पे उगाता है, 0.75 पे एक्चुअली होगा ये, 0.25 पे और क्रॉप करता होगा। 1.75 सेकंड क्रॉप ग्रोन। फिर है एरिया नॉट कल्टिवेटेड, जो कि फॉलो है, यानी कि ऐसा जो लैंड है जिस पर कोई खेती बाड़ी करता ही नहीं है, वो है 0.25 हेक्टेयर। फिर फैसिलिटीज़ क्या है, फैसिलिटी जो रघुराम है वहाँ पे वेल 1 वर्किंग है। तो वेल 1 कहाँ पे है वर्किंग, इन द रघुराम के इस पे प्लॉट पे, दिस इज द वेल 1, ये वाला। फिर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के वेल 1 वर्किंग ग्रेजिंग, दिस इज द वेल 1 वर्किंग ग्रेजिंग, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ऐसे हम लोग क्या एक मैप के बारे में समझते हैं, कि जैसे एक प्लॉट लैंड जो है ना, एक लैंड है, उसके बारे में आपको एक मैप दिया गया कि ये ऐसा लैंड है, इसका ये प्लॉट है। इस तरह से हम लोगों को चीज़ों को समझना होता है। अब आप देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। ये भी यहाँ पे भी 8 है, यहाँ ये वाला 8 कॉलम्स है, और कहीं से 8 कॉलम नहीं मिलता है, ठीक है आपका। तो 1 में सीरियल नंबर है, तो 1 एज अ सीरियल नंबर, 1 एज अ नंबर दिया गया है, उसमें ऐसा ही कुछ नहीं दिया है। तो 2 में सारा क्या दिया है इसने, 0.75 है। तो मोहन के लैंड तीसरा में होना चाहिए फिर, क्योंकि इसने तो वैसे ही दिया है ना, 30 में 3 में
4th 5 6 7 8। तो यहाँ पे भी इसने क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है आपका 8 तक यहाँ पे इसने नंबरिंग करी है। तो यहाँ पे भी ये 8 का नंबरिंग है, तो ये भी 8 नंबरिंग है। और ये सारे सिंबल्स इसने दिए हैं इस मैप को पढ़ने के लिए, यानी कि इसको इसमें डालने के लिए 5 6 8 नंबरिंग दी गई है। तो अब आपको समझ आया कैसे एक गांव का जो लैंड है ना उसका जो ये बन जाता है मैपिंग, पटवारी के पास जो होता है वो इस तरह का होता है। इतना आपको समझ। अब आपके लिए सवाल है, बताइए कि आपके गांव में टर्म जो पटवारी है ना उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो बताइए आप कितने सारे गांव जो पटवारी ने आपके एरिया रखा हुआ है, मतलब पटवारी ने कितने गाँव का रिकॉर्ड अपने उसके पास कितने गाँव का रिकॉर्ड रहता है, और कितने सारे लोग उसको कंटैक्ट करते हैं, ठीक है, पटवारी को। अब जो पटवारी है ना वो और भी चीज़ों के लिए उसको और भी जिम्मेदारी होती है। कौन सी जिम्मेदारी होती है, ऑर्गेनाइज करता है वो किसी कलेक्शन ऑफ लैंड। एक तो लैंड रेवेन्यू को वो कलेक्ट करना कैसे है उसको बताता है, और इन्फॉर्मेशन देता है गवर्नमेंट को किसके बारे में, कि हमारे गांव में कौन कौन सी खेती बाड़ी होती, किस किस की चीज़ की खेती होती है। चावल की होती है, धान की होती है, सोयाबीन की होती है, मक्की की होती है, जूट की होती है, शुगर केन की, जो उसका भी जो खेती होता है ना जिस चीज़ का भी, वो उसके बारे में कौन इन्फॉर्मेशन देता है, गवर्नमेंट को पटवारी देता है। और ये इस सब का क्या रखता है, रिकॉर्ड भी रखता है। इसलिए जो पटवारी है ना उसको अक्सर ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को हर दिन क्या मतलब डे उसको अक्सर रेगुलरली जो लैंड के जो भी होता है उसको अपडेट करना पड़ता है। और मे भी जो फार्मर्स है ना वो कभी एक ये आज वो 10 साल के लिए कोई एक ये उगाएंगे क्रॉप कोई, ठीक है, किसी जैसे धान की खेती बाड़ी करेंगे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वहाँ वो चाहते हैं कुछ और चीज़ की खेती बाड़ी करें। तो अगर वो चेंज भी करेंगे ना उसके बाद भी बोलना होता है। और कहीं पे कोई एक वेल मतलब एक कुआं वगैरह खोदना चाहता है किसी गांव में मतलब खेत में, तो वो भी देखना मतलब पटवारी को रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अब आप बताइए हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ द मोहन फील्ड। मोहन के फील्ड के साउथ में कौन सा लैंड किसका होगा, ओब्वियसली रोगू का है। बताइए बाउंड्री कहाँ पे है मोहन और रोगू के खेत की, ठीक है। हु कैन यूज फील्ड नंबर 3 का यूज कौन कर सकता है, क्योंकि वो फील्ड नंबर 3 जो है ना गवर्नमेंट का है, उसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट उसका यूज कर सकता है। What information can one get for field number 2 and field number 3? field number 3 और field number 2 के बारे में आपका क्या इन्फॉर्मेशन, जैसे 2 ये है, 2 में एक वेल है, 3 है इसमें एक ग्रास लैंड है, इसमें ट्रीज भी है, इसमें वेल्स भी है। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो जो सारा ट्रैक होता है ना इन सब डाटा का ये कौन रखता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका गवर्नमेंट के पास। तो इसके भी सीनियर पीपल होते हैं जो पटवारी को सुपरवाइज करते हैं। सारी स्टेट्स इंडिया के जो मैंने को पहले बोला डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है, फिर सब डिविजन्स हैं, फिर सब डिवाइडेड है, उसके बाद तहसील और तालुका में, ओके, सब डिविजन्स है, ये आपका सब डिविजन्स है। देन कम्स द हेड होता है इसका कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर उसके अंडर सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं जिनको हम तहसीलदार बोलते हैं। तो वो सारे डिस्प्यूट सुनते हैं एंड वो सुपरवाइज करते हैं किसको, पटवारी को, और देखते हैं जो रिकॉर्ड्स है ना प्रॉपरली रखा जाता है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है। वो ये श्योर बनाते हैं कि जो फार्मर्स है ना वो आराम से अपनी लैंड का रिकॉर्ड ले सके, स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट्स आराम से मिल सके। कौन करता है ये काम, तहसीलदार ही करता है। तहसीलदार ऑफिस जो होता है ना जहाँ पर लैंड डिस्प्यूट्स देखे मतलब सुने जाते हैं, किसके पास सुने जाते हैं, तहसीलदार के पास। और उसी को प्रोवाइड करना होता है कास्ट सर्टिफिकेट, उसी को कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड जो लैंड होता है उसको प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, किसको करना होता है, तहसीलदार को। जो फार्मर्स होते हैं उनको जो लैंड की जो कॉपी है ना अपनी, उनके पास कितना लैंड है उस लैंड के रिकॉर्ड जो होता है ना उनके पास नीड होता है, जैसे हमने अभी देखा। इसलिए उनको क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। दे मे हैव टू पे स्मॉल फी फॉर दिस, इसके लिए उनको क्या चीज़ की ज़रूरत, छोटे छोटे मतलब ज़्यादा फ़ी देने की ज़रूरत नहीं उनको होता है, ज़्यादा पे करना ना उनको नहीं होता है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ना इतना भी इजीली अवेलेबल नहीं बनाया गया है, और बहुत बार जो ज़मींदार होते हैं ना उनको बहुत डिफ़िकल्टीज आती है ये अपना लैंड रिकॉर्ड पाने में या स्टेट या तहसीलदार से लेने में। तो कुछ स्टेट्स ने अब क्या किया, कंप्यूटराइज किया है, और जो पंचायत ऑफिस है ना वो इजीली अवेलेबल बनाया गया, अब उसको रेगुलरली अपडेशन होता है। आपको क्यों लगता है कि फार्मर्स के लिए कॉपी होना इंपॉर्टेंट है अपने लैंड रिकॉर्ड का। अब आप इन सिचुएशंस को पढ़िए, स्टडी द आइडेंटिफाई द केस इन विच दीज रिकॉर्ड्स वुड बी नेसेसरी एंड व्हाई। अब आप ये पढ़िए और बताइए कि हाँ क्यों हमें लैंड रिकॉर्ड की नीड है। कोई जो फार्मर है वो कोई लैंड खरीदना चाहता है किसी और फार्मर से, तो उसके लिए रिकॉर्ड मस्ट है।
कोई फार्मर अपना लैंड बेचना जो उसकी जो लैंड से निकलता है ना प्रोड्यूस, जो भी क्रॉप से निकलता है उसके, ठीक है, जो भी उसमें क्या होती है, जो भी उसमें यील्ड होता है उसके खेत से, तो वो क्या करना चाहता है, उसको बेचना चाहता है दूसरे को। फार्मर और उसको लोन, कोई फार्मर लोन चाहता है बैंक से टू डिग अ वेल इन हर लैंड, ताकि वो अपने जो खेत है ना वहाँ पे एक क्या कुआं खुदवा सके, और उसके लिए उसको लोन चाहिए, ठीक है। एक फार्मर को फर्टिलाइजर लाना है फॉरेस्ट फील्ड, इसके लिए तो नहीं चाहिए, ठीक है, इसके लिए तो नहीं चाहिए फॉर दिस, इसके लिए हमें लैंड रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। अ फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग, जब एक फार्मर को अपना प्रॉपर्टी डिवाइड करना है अपने बेटों के बीच में, जो बच्चे होते हैं उनके बीच में करना है, अपने बच्चों के बीच में, मतलब बच्चों को सबको मतलब लैंड देना है, ठीक है, बांट देना है लैंड अपने बच्चों में, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, लैंड रिकॉर्ड चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक तस्वीर भी है, देखिए ये है, जैसे बाप बेटा है, ये माँ बेटी है। तो बेटी कहती है आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, मुझे अपना एक घर चाहिए, खुद का घर चाहिए, न कि मेरे को डॉवरी चाहिए, मुझे डॉवरी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे डॉटर की विश है, ठीक है, एक डॉटर की विश है, क्या विश है वो आप पढ़िए। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया माई फैमिली से, किसी ने लिखी है अंजलि मोन्तिरो, ठीक है, अंजलि मोन्तिरो ने लिखी है ये पोइम। तो क्या लिखी है हम उसको पढ़ते हैं। अंजलि मोत्री लिखती है, मोन्तोरी लिखती है, फादर इनहेरिटेड और हाउस फ्रॉम हिज फादर, जो मेरे पापा है ना उसने अपने पापा से ये जो घर है ना इनहेरिट किया है, उसको अपने बाप से ये घर मिला। एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू द ब्रदर, अब हर कोई कहता है कि जो मेरे पापा है ना वो अब ये घर किसको देंगे, मेरे भाई को देंगे। बट वट अबाउट मी एंड माई मदर, अब बोलिए कि मेरा और मेरी माँ के साथ क्या, हमें क्या मिल रहा है। To expect a share in my father's home is not very womanly, I am told. अक्सर मुझे लोग बोलते हैं कि तुम्हें अपने बाप के घर से क्यों मिलेगा, ये तो औरतों को ऐसा बात नहीं करना चाहिए, औरतों को ये शोभा नहीं देता है, ये औरत की जात के साथ शोभा नहीं, वुमेनली नहीं है ये, ठीक है, लड़की नहीं इस चीज़ की डिमांड करती है या बोलती है। बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, लेकिन सच में मैं अपना एक घर चाहती हूँ, ठीक है। नो डॉवरी ऑफ स्लिक एंड गोल्ड, लेकिन मुझे कोई डॉवरी नहीं चाहिए, ना ही कोई स्लिक में चाहिए, ना ही कोई गोल्ड में चाहिए। तो दिक्कत कहाँ पे है बच्चों। अब इसके बाद क्या होता है, एक नया लॉ इंडिया में, एक नया लॉ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें हम अक्सर बोलते हैं कि जब जो फार्मर्स हैं ना, जिनके पास क्या होता है, लैंड होता है, मतलब जिनके पास लैंड जिसके नाम से, जैसे जैसे जो लैंड है आपके पापा से होगा, आपकी ममा से क्यों नहीं होता है। वुमेन हमेशा खेतों में काम करती है, लेकिन उनके वो कोई एग्रीकल्चरल लैंड ओन नहीं करते हैं, तो ऐसा क्यों है, वो क्यों नहीं करती हैं एग्रीकल्चर लैंड ओन। तो अभी तक बहुत सारी स्टेट्स में ये हिंदू वुमेन है ना, उनको कोई शेयर नहीं मिलता था इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड। लेकिन उसके पास जब उनके पाप का डेथ होता था ना, उसका जो प्रॉपर्टी है ना इक्वल डिवाइड होता था, किसके किन के बीच में, उनके बच्चों बेटों के बीच में, मतलब जो बाप का डेथ होता था तो उसका जो प्रॉपर्टी होता था ना, ये लैंड होता था, सारा डिवीजन बेटों में होता था, बेटी को कुछ नहीं मिलता था। अब जो लॉ है ना वो क्या हो गया, चेंज हो गया। नए लॉ में बोला गया जो सन्स है, डॉटर्स है, और उनकी जो मदर्स है, वो क्या, उनको एक इक्वल शेयर मिलेगा इन द लैंड। क्या जो पहले जब बाप करता था जो डिवीजन करता था लैंड का, तो वो करता था बेटों में, लेकिन अब सब में होगा, मतलब माओ में माँ को भी मिलेगा, बेटी को भी मिलेगा, और बेटे को भी मिलेगा शेयर। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ द कंट्री, और सारा लॉ कहाँ पे अप्लाई होगा, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, तो इस लॉ से बहुत सारी वुमेन को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, जो सुधा है ना वो क्या है, वो एक एग्रीकल्चर एक एल्डेस्ट डॉटर है एग्रीकल्चर फैमिली की। उसकी शादी हुई है, और एक जो पड़ोसी गांव में पड़ोसी गांव में वो रहती है। उसके पापा का जब डेथ हुआ ना, तो सुधा अक्सर आती थी अपनी माँ को हेल्प करने के लिए खेती में। तो उसकी जो माँ है ना वो किसके पास गई, पटवारी के पास, और बोला कि जो जब लैंड ट्रांसफ़र करते हैं ना, बोला कि इसमें सुधा का भी नाम हो, मतलब उसमें एक तो माँ का भी नाम हो और उसके सारे बच्चों का नाम हो, सुधा का भी और बाकी उसके जो भाई बहन है। सुधा की जो माँ है ना वो कॉन्फिडेंटली गाँव में खेतों में काम करती है, एंड उसके साथ उसका छोटा
भाई सुधा का और उसकी छोटी बहन। और जो सुधा है ना वो भी मतलब उसको भी हमेशा ये रहता है कि हाँ यार मतलब मेरे पास भी कुछ है, लाइक आई हैव समथिंग, आई ओन समथिंग। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगा ससुराल में या कहीं जगह पे, उठ के अपने जो उसका लैंड शेयर है वहाँ पे आके रह सकती है, कुछ कर सकती है, वहाँ पर काम भी कर सकती है। ये हमारा था। अभी तक हमने क्या देखा, ये हमारा पब्लिक सर्विसेज था। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस चैप्टर हैज लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमने देखा जो गवर्नमेंट है ना वो कैसे काम करता है। अभी तक हमने इस चैप्टर में वो पढ़ा, एस्पेशली ऑफ रूरल एरियाज। खास तौर पर कहाँ पे हमने पढ़ा, रूरल एरियाज में, कि वहाँ पे की मैनेजमेंट, जो गवर्नमेंट है ना वो कैसे गाँव को मैनेज करता है, गाँव के मैनेजमेंट को वो कैसे चलाता है। द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड द सेकेंड टू मेंटेनिंग लैंड। पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर में क्या आया, रघु और मोहन के झगड़ा हुआ, उसे कहते हैं मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, झगड़ा नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में। दूसरा क्या हमने पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा मेंटेनिंग लॉ रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स। और जो लैंड रिकॉर्ड्स है ना वो कौन रखता है, पटवारी रखता है, कैसे रखता है वो हमने पढ़ा। इन द फर्स्ट केस वी एग्जामिनेड द रोल ऑफ द पुलिस एंड इन द सेकंड वी एग्जामिनेड द रोल ऑफ द पटवारी। पहले में किसने अपने रोल निभाया, पुलिस ने अपना रोल निभाया, और दूसरे में किसने निभाया, दूसरे में निभाया पटवारी ने। और जो पटवारी है ना उस जो ये लोग है ना इनके ऊपर भी लोग रहते हैं। जो पुलिस है ना उसको कौन है ये सुपरवाइज करता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, ठीक है। और जो पटवारी ना उसको कौन करता है, सुपरवाइज तहसीलदार करता है। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज दी, और हमने देखा लोग कैसे इन सर्विसेज का यूज करते हैं, और उनको जो प्रॉब्लम्स होती है वो कैसे फेस करते हैं। These services have to be used and made to function according to the laws that have been framed for them. हमें इन सर्विस का ऐसे यूज करना है जैसे बनाई गई है, एंड लोगों को इसमें हेल्प आना चाहिए, लोगों को इससे फायदा आना चाहिए। यू हैव प्रोबेबली सीन मनी अदर पब्लिक, और आपने और भी पब्लिक सर्विसेज देखी होंगी, एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एंड ये भी देखा होगा कि गवर्नमेंट है ना कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अब आप ये एक एक्सरसाइज कर लीजिए फॉर आपके आपके गांव के लिए, कैसे आप एक नियर बाई विलेज या अपने कोई एरिया जो भी आपके एरिया में है उसको देखिए। क्या देखिए, लिस्ट द पब्लिक सर्विस। आप कुछ पब्लिक सर्विस देखिए, ठीक है, उनका लिस्ट बनाइए। एरिया सच एज the Milk Society, the Fair Price Shop, the bank, the police station, the agricultural society for seeds and the fertilizer, the post office or the sub post office, the Anganwadi crèche, government schools, health center or government hospital, etc. Collect information on 3 public services and discuss with your teacher how improvements can be made in their functioning. One example has been worked out for you. देखिए, अब जाइए किसी पुलिस स्टेशन में जो आपके गाँव के पास है, अब जाइए मिल्क सोसाइटी पे, एग्रीकल्चरल जो भी जो फेयर प्राइस शॉप होता है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी है या बैंक है, ठीक है। तो या तो पोस्ट ऑफिस है, या तो क्रेच है, या तो गवर्नमेंट स्कूल है, या हेल्थ सेंटर है जो आपके करीब गाँव में है। आप वहाँ पे जाइए और देखिए वहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या क्या दिक्कत हमें है, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो रही है, और उस प्रॉब्लम को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए। और एक एक्सरसाइज आपके लिए करी गई है, तो ये कौन सी एक्सरसाइज है, देखिए। पहले पब्लिक सर्विस, यानी कि जो ऐसी सर्विस जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, जो लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाई गई हो। तो पहला कौन सा है, फेयर प्राइस शॉप, यानी कि राशन शॉप जिसको बोलते हैं, जहाँ से आप लोग चावल वगैरह लाते हैं, चावल लाते हैं, शक्कर लाते हैं, तेल लाते हैं, ठीक है, वो होता है राशन शॉप। व्हाट डू यू नोट्स अबाउट देयर, कि आपको उनके काम में क्या दिखता है। द शॉप वॉज ओपन, शॉप ओपन था, जैसे गए थे हम लोग, वहाँ पे 3 लोग आए, दे ऑल हैड, उनको सबको क्या येलो कार्ड्स थे। तो उन्होंने क्या क्या खरीदा, शक्कर खरीदा, चावल खरीदा, और वहाँ पे कैरोसिन नहीं था, ठीक है, ऑयल नहीं था। एरिया कवर्ड, तो ये एरिया, ये जो शॉप है ना, किसने एरियाज को कवर करता है, दिस शॉप कवर्स दो विलेजेस को ये कवर करता है। वट डू दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू यूज द फैसिलिटी, इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है। एक तो उनको राशन कार्ड चाहिए, और ये कहाँ पे बनता है, तहसील ऑफिस में बनता है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दोज मैनेजिंग द सर्विस, तो क्या दिक्कत हो रही है जो उन लोगों को जो ये सर्विस दे रहे हैं, मतलब जो राशन ये दुकान चला रहे हैं, तो उनको क्या है, उनको वहाँ पे सप्लाई कैरोसिन एनफ नहीं है। अब लोगों को क्या दिक्कत है उस शॉप से, राइस इस जो जो चावल है ना उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, और हमें कहीं कभी यहाँ पे कैरोसिन मिलता नहीं है। इम्प्रूवमेंट क्या करना है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ राइस,
make kerosene available, the fair price shop should be kept open every day. तो ये वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है. अब ऐसे आप मुझे बताइए हेल्थ सेंटर में क्या आप जैसे आप आज हेल्थ सेंटर गए तो वहाँ पे आपने क्या देखा, आपने वो बताना है. तो उसके बाद बताइए कि उस हेल्थ सेंटर पे कितने सारे गांव उसके अंडर आते हैं. फिर आप बताइए कि जो वहाँ के जो पीएचसी के काम जो लोग काम करते हैं उनको क्या दिक्कत है. और फिर आप बताइए कि वहाँ पे कौन सी फैसिलिटी नहीं है, फिर लोगों को क्या दिक्कत है, फिर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. आप इसको अच्छे से लिखिए, बनाइए. अब जाइए एक हेल्थ जो आपके गाँव में नज़दीकी हेल्थ सेंटर होगा ना, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे ये सब चीज़ें आप देखिए. अब देखिए कि आप कितने ग्रो हो जाएंगे, आप कितने हेल्प मिलेगा चीज़ों को. एक सोसाइटी में कनेक्शन कैसे आपको बनेगा, आप सोसाइटी से कैसे खुद को कनेक्ट कर पाएंगे, एंड आप कैसे चीज़ों पे लोगों को हेल्प करेंगे, एक चीज़ को बेटर कैसे बना पाएंगे, आप हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट कैसे ला पाएंगे. फिर मिल्क सोसाइटी के लिए भी जाइए, आप विजिट कीजिए एक मिल्क सोसाइटी को जो आपके नज़दीकी होगी. फिर उसके बाद वहाँ पे देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको समझ आएगा हाउ इट विल हेल्प यू टू ग्रो. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर. इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है. अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे.